भारत अपनी अनगिनत खूबसूरती और विविधता के साथ धीरे धीरे मेरे दिल में बसता जा रहा था। जितना मैं भारत को देखता उतना ही महसूस करता कि इसे पूरी तरह समझ पाना कितना कठिन है। यह इसकी विशालता या भिन्नता नहीं जो मुझे उलझा रही, बल्कि उसकी आत्मा की वो गहराई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। भले ही उसकी हल्की झलक मुझे कभी कभी मिलती थी। वो एक पुरानी किताब की तरह थी जिस पर समय समय पर नए विचार और सोच की परतें जुड़ती रहे, लेकिन किसी भी नई परत ने पहले की बातों को पूरी तरह मिटाया नहीं। ये सब हमारे मन में कहीं बसी हुई थी और इसी ने भारत के जटिल और रहस्यमय व्यक्तित्व को आकार दिया। बाहरी तौर पर हम लोग एक दूसरे से अलग, लेकिन हर जगह एकता की वो गहरी छाप थी जिसने हमें सदियों से जोड़े रखा था, चाहे हमारे साथ कुछ भी क्यों ना। भारत की एकता मेरे लिए केवल एक सोच नहीं है, यह मेरे लिए एक गहरा अनुभव बन गई थी जिसने मुझे भावनात्मक रूप से छू लिया था। यह एकता इतनी मजबूत थी कि कोई भी राजनीतिक विभाजन या आपदा इसे तोड़ नहीं सकी। किसी देश को एक इंसान की तरह देखना शायद अजीब हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा देश जिसकी सांस्कृतिक जड़ें इतनी गहरी हैं, वह एक ऐसी आत्मा विकसित कर लेता है जो उसके हर बच्चे पर अपनी छाप छोड़ती है। चाहे हमारे बीच कितने ही फर्क क्यों ना हो, यह आत्मा हर भारतीय में होती है। मुझे इसी आत्मा की तलाश थी, केवल जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे विश्वास था कि ये मुझको अपने देश और अपने लोगों को समझने में मदद करेगी और मेरी सोच और कार्यों को दिशा देगी। राजनीति और चुनाव रोजमर्रा की बातें थी, लेकिन अगर हमें भारत के भविष्य का निर्माण करना है तो हमें इसकी नींव गहरी रखनी होगी। अक्सर जब मैं सभाओं में जाता तो मैं अपने श्रोताओं से हमारे भारत, हिंदुस्तान और प्राचीन भारत के बारे में बात करता। मैं शहरों में ऐसा कम करता क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा समझदार थे और गहरी बातें सुनना चाहते थे, लेकिन गाँव में जहाँ लोगों का नज़रिया सीमित था, मैंने इस भारत देश के बारे में बात की जिसके लिए हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कि कैसे भारत का हर हिस्सा एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही भारत है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर किसान की समस्याएं लगभग एक जैसी थीं। गरीबी, कर्ज, जमींदार, महाजन, भारी किराया और कर, पुलिस की परेशानियां और इन सब पर विदेशी सरकार का दबाव। मैंने उनसे कहा कि आज़ादी तभी आएगी जब ये समस्याएं हर जगह से दूर होंगी। मैंने कोशिश की कि वे भारत को एक पूर्ण रूप में सोचें, साथ ही इस बड़े संसार से भी जुड़े। मैंने उन्हें चीन, स्पेन, अबिसीनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में हो रहे संघर्षों के बारे में बताया। मैंने सोवियत संघ में हो रहे बदलाव और अमेरिका की प्रगति के बारे में बताया। यह काम आसान नहीं, फिर भी उतना कठिन भी नहीं था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि हमारे पुराने महाकाव्य, मिथक और कहानियाँ उन्हें उनके देश की सोच से पहले ही जोड़ चुकी थी। वहाँ हमेशा कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्होंने चारों कोने में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा की होती थी, या वे पुराने सैनिक होते थे जिन्होंने विदेशों में सेवा की थी। विदेशों की मेरी बातें उन्हें 1930 की दशक की महामंदी से भी जोड़ती थी, क्योंकि उनका असर उन तक पहुंचा था। कभी कभी जब मैं सभा में पहुंचता तो लोग भारत माता की जय का नारा लगाते। मैं उनसे पूछता कि इस नारे का क्या मतलब, ये भारत माता कौन है जिसकी जय वे चाहते हैं। मेरा सवाल उन्हें थोड़ा फंसाता और वे एक दूसरे को देखकर जवाब ढूंढने की कोशिश करते। मैं उनसे और सवाल करता। आखिरकार एक सशक्त किसान कहता कि इसका मतलब भारत की पवित्र भूमि है। कौन सी धरती? उनके गांव की जमीन, जिले या प्रांत की जमीन, या पूरे भारत? और फिर हम सवाल जवाब करते जाते जब तक मुझसे अधीरता से इसे समझाने के लिए नहीं कहते। मैं उन्हें समझाता कि भारत वही सब कुछ है जो वे सोचते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक भी है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और बड़े बड़े खेत जो हमें भोजन देते हैं, ये सब हमें प्रिय।
लेकिन सबसे अहम है कि भारत के लोग जैसे वे और मैं जो इस विशाल भूमि में बसे हुए हैं, भारत माता असल में ये लाखों लोग हैं और उनकी विजय का मतलब इन लोगों की विजय है। मैंने उनसे कहा, तुम इस भारत माता का हिस्सा हो, बल्कि इस तरह से तुम स्वयं भारत माता हो। जैसे ही यह बात उनके मन में बैठती, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती, जैसे उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो।